हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है महाराष्ट्र पुनः शीर्ष चीनी उत्पादन राज्य। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया? उत्तर है नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज़ादी का अमृत उत्सव के समारोह के तहत नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान जनजातीय समुदायों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगा। NTRI जनजातियों के सामाजिक आर्थिक पहलुओं का समर्थन करने वाले कार्यक्रमों और अध्ययनों के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय और राज्य कल्याण विभागों को नीतिगत इनपुट भी प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने किस संस्थान द्वारा डोर्नियर विमान और Su-30 MKI एरो इंजन के निर्माण को मंजूरी दी? उत्तर है HAL। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने घरेलू उद्योगों से 76,390 करोड़ रुपये के सैन्य उपकरण और प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी। DAC ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा डोर्नियर विमान और Su-30 MKI एरो इंजन के निर्माण को मंजूरी दी। इसने भारतीय नौसेना के लिए लगभग 36,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अगली पीढ़ी के कॉर्वेट को भी मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन है, अग्नि-4 क्या है जिसका हाल ही में भारत द्वारा परीक्षण किया गया? उत्तर है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, अग्नि-4 जो है वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत ने इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। अग्नि-4 एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 4,000 किलोमीटर है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया था और यह 1,000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्सखान क्वेस्ट 2022 की मेजबानी की? उत्तर है मंगोलिया। हाल ही में मंगोलिया में एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 शुरू हुआ। भारत सहित 16 देशों के सैन्य दल इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स के एक दल द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैखो उत्सव मुख्यतः किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? उत्तर है असम। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में लोग बैखो उत्सव नामक बसंत उत्सव मनाते हैं। यह मुख्य रूप से हर साल जून में असम के लोगों द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों, आज का हमारा विशेष टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है महाराष्ट्र पुनः शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य। महाराष्ट्र 5 साल बाद एक बार फिर भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। चीनी उत्पादन में इसने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2021-22 के लिए
महाराष्ट्र द्वारा चीनी का कुल उत्पादन 138 लाख टन है। वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादित कुल चीनी 105 लाख टन है। अब हम लोग चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में चीनी के भारी उत्पादन का कारण। तो पहला है इसमें प्रमुख कारण जो है वह है जल की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति। गन्ना एक जल गहन फसल है जिसे एक बड़ी जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है और महाराष्ट्र के किसान इसे वर्षा जलाशयों, नहरों के नेटवर्क तथा भूजल से उचित रूप से प्राप्त कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान वर्ष 2019 से महाराष्ट्र में पर्याप्त वर्षा जल प्राप्त हो रहा है। पर्याप्त वर्षा जल के कारण भूजल, जल भृत और अन्य जलाशय जल से भर गए। जल के ये स्रोत कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे गन्ना उत्पादन की कम रिपोर्टिंग। तो महाराष्ट्र राज्य में गन्ने के वास्तविक उत्पादन से संबंधित आंकड़े बिल्कुल सटीक नहीं थे। इसे ध्यान में रखते हुए संबंधित प्रशासन ने गन्ना उत्पादन के दर्ज आंकड़ों में सुधार करने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप अंततः गन्ना उत्पादन का रकबा 11.42 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 12.4 लाख हेक्टेयर हो गया। इस प्रकार महाराष्ट्र ने वर्ष 2021-22 में गन्ने के रकबे में वृद्धि का लाभ उठाया। उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन में गिरावट के प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक बन गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा एथेनॉल के उत्पादन में संलिप्त हो गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2021-22 में गन्ने से 12.60 लाख टन चीनी को एथेनॉल बनाने के लिए प्रेरित किया गया है, जबकि 2020-21 में 7.19 लाख टन और 2019-20 में 4.81 लाख टन तथा 2018-19 में 0.31 लाख टन चीनी का उपयोग किया गया था। उत्तर प्रदेश ने सभी राज्यों में पेट्रोल अनुपात में इथेनॉल का उच्चतम सम्मिश्रण हासिल किया है। अत्यधिक वर्षा के साथ जल भराव की समस्या ने उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने की फसल को भारी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में गन्ना क्षेत्र में अधिकांश भूमि लगभग 87% में गन्ने की एक ही किस्म CO0238 की फसल उगाई जाती है। यह गन्ने की उच्च उपज वाली किस्म नहीं है। गन्ने की फसल पर रेड रॉट कवक रोग का प्रतिकूल प्रभाव उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में गिरावट का एक गंभीर कारण है। गन्ने की CO0238 किस्म रेड रॉट कवक रोगों के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। इसे CO0118 और CO15023 जैसे नई किस्मों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही रेड रॉट कवक रोगी के प्रतिरोधी हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे गन्ना के बारे में। तो सबसे पहले गन्ना को जो तापमान चाहिए वह है उष्ण और आर्द्र जलवायु के साथ 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होना चाहिए। वर्षा की बात करें तो लगभग 100 से 50 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। मिट्टी के प्रकार की बात करें तो गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी होना चाहिए। अगर हम गन्ना उत्पादन के शीर्ष राज्य की बात करें तो प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान पर है महाराष्ट्र, तृतीय स्थान पर है कर्नाटक, चतुर्थ स्थान पर है तमिलनाडु और बिहार जो है वह 5वां स्थान पर है। विश्व में बात करें तो विश्व में ब्राज़ील के बाद भारत गन्ना का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है। इसे बलुई दोमट से लेकर
चिकनी दोमट मिट्टी तक सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसमें बुआई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और राब का मुख्य स्रोत है। चीनी उद्योग को समर्थन देने हेतु सरकार की दो पहलें हैं: चीनी उपकरणों को वित्तीय सहायता देने की योजना और जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति गन्ना उत्पादन योजना। अब हम लोग चर्चा करेंगे एथेनॉल सम्मिश्रण के बारे में। तो एथेनॉल यह प्रमुख जैव ईंधनों में से एक है जो प्राकृतिक रूप से खमीर अथवा एथिलीन हाइड्रेशन जैसे पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से शर्करा के किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, इसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना और किसानों की आय को बढ़ाना है। सम्मिश्रण लक्ष्य: भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण, जिसे E20 भी कहा जाता है, के लक्ष्य को परिवर्तित कर वर्ष 2030 से वर्ष 2025 तक कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।